ऑलराइट, कुछ थोड़ी सी चीज़ और रह गई थी बतानी, वो और बता देता हूँ कि पोल स्ट्रेंथ बताना भूल गया था ना मैं। जैसे आपके पास एक में दो मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। ओके, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान ली मैंने M1, M मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, M ही मान लेता हूँ। एक दूसरी मैग्नेट इसके आसपास रखी है सेम स्ट्रेंथ की, मान लो M मान लिया। अच्छा, तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे आपके पास। फिलहाल M1 और M2 मान लेता हूँ, मान लो अलग अलग, ठीक है। आपको पता है साउथ साउथ रिपेल करेंगे, या अगर इधर नॉर्थ होता तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा उधर कुलाम्स लॉ होता था, क्या होता था कुलाम्स लॉ, वो क्या होता था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से आपके पास K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आता था। इन द सेम वे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके पास ऐसा ही कुलाम्स लॉ जैसा फॉर्मूला बनता है, दैट इज इक्वल टू K M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। चार्ज का काम M करता था ना, वही चीज़ आपके पास। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात आपको। ओके, अब पोल स्ट्रेंथ को मैं डिफाइन करता हूँ। तो मान लो इनकी पोल स्ट्रेंथ बराबर बराबर होती, दो मैग्नेट इक्वल पोल स्ट्रेंथ की आ गई, तो मैं इसमें रखता हूँ आपके पास। तो ये क्या बनेगा, FM इज इक्वल टू जो K होता ना इस टाइम पे, यहाँ पर मैग्नेट वाले में K की वैल्यू होती है μ0/4π, यहाँ पे क्या होता था 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पर आया आपके पास M इंटू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R का स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस ही सेंटर से मेजर होते हैं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो आप इसमें रखेंगे FM इज इक्वल टू μ0/4π की वैल्यू सभी को बताया 10⁻⁷ होती है। M इंटू एम बन जाएगा M स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से आप अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो एक बार रखते हैं इसको। फोर्स की वैल्यू रखी मैंने 10⁻⁷ न्यूटन, इस साइड μ0/4π की वैल्यू थी 10⁻⁷ न्यूटन, 1 से 1 कट गया, M स्क्वायर इजिकल टू 1, M इजिकल टू +-1 आ गया। तो आप किस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, अच्छा इसकी यूनिट होती है एम्पियर, क्या बताया था आपको, M इंटू 2L इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो M की होगी एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ओके, तो इसकी जो यूनिट होती है, तो आप किसी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को 1 एम्पियर मीटर कब कहेंगे, किसी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर कब कहेंगे, जब वो अपने से 1 मीटर दूर रखी सेम स्ट्रेंथ की मैग्नेट को 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करे, ठीक है। किसी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर तब कही जाएगी जब वो अपने से 1 मीटर दूर रखी किसी सेम स्ट्रेंथ की मैग्नेट को 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हो, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ को 1 कहेंगे। तो एक्चुअली में ये कितना स्ट्रेंथ से किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करती है उसकी मेजरमेंट है आपके पास। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, किस स्ट्रेंथ से कोई मैग्नेट अपने पास रखी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, एक्चुअली में ये चीज़ है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, एम्पियर मीटर। तो ये बताना रह गया था, ये आपको बता दिया। फॉर्मूला आपका बिल्कुल सिमिलर है, दो मैग्नेटिक मोमेंट्स आपके पास इतने डिस्टेंस पे रखिए, तो कूलॉम्स लॉ जैसा ही इधर फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लास्ट दो टॉपिक हमारे पास, क्लासिकल मैग्नेटिज्म के लास्ट दो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास। एक तो आसान सा है बिल्कुल ही, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको करा चुका हूँ इसको मैं। आपके पास एक लूप है, उसमें करंट जा रहा है, तो आपको बता चुका हूँ कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालूँ तो बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर किससे निकलता है, नॉर्थ पोल से। तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इसी लूप को अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो ऐसा क्लॉकवाइज करंट को दूसरी साइड से देखूँ, उस साइड जाऊँगा तो मैं इसी चीज़ को इस साइड से ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये मेरे को एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो इसी का दूसरा हिस्सा बनता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट का, इसको मैं इधर शो कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसके लिए अगर फील्ड की डायरेक्शन निकालूँ तो आती है साउथ, मतलब नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर जाती है, अंदर जाके फिर साउथ में घूम के आती है, ठीक है। इसकी फील्ड लाइन हमको ड्रॉ भी करनी आती है, यहाँ से अंदर यहाँ बाहर, तो इस तरफ बाहर निकलती रहती है आपके पास, है ना। इसकी इधर अंदर आपके पास, इसके लिए इधर अंदर इधर बाहर,
इधर बाहर, तो ऐसे करते करते इधर बाहर आती है, यहाँ से बाहर, फिर पीछे से अंदर घूम के आ रही है आपके पास। तो एक ही डाइपोल का एक हिस्सा नॉर्थ बनता है, दूसरा हिस्सा आपके पास साउथ बनता है। एक करंट कैरिंग लूप का एक हिस्सा नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा होता है, एक आपका साउथ की तरह बिहेव करता है। तो ये एक डाइपोल बन रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का इतना m है तो n का कितना हो जाएगा, n इंटू एम, ठीक है। तो ये पहले कर चुके हैं, यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसको भी बताने की जरूरत नहीं थी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। क्लासिकल मैग्नेट का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। तो एक डाइपोल, एक लूप, करंट कैरिंग लूप भी के पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि क्या होता है, करंट इनटू एरिया के बराबर। लास्ट टॉपिक करने से पहले एक बार रिफिल कर लेता हूँ। चलो, लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिकल मैग्नेटिज्म का, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट मतलब बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, ये बताना आपको, ठीक है। ओके, इस टॉपिक को करने के लिए देखिए, हम सोलेनोइड क्या होता है ये आप कर चुके हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बना चुके हो। पहले तो हम सिमिलरिटी देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बेसिस पे। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, आपके पास अंदर साउथ से नॉर्थ, फिर आपके पास नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ अंदर, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से बाहर निकलती है, नॉर्थ से बाहर, साउथ में अंदर। तो फील्ड बार मैग्नेट का इस तरीके से रहता है। एक सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड आपके पास एक मेटल का पाइप होता है जिसके ऊपर कॉपर्स के वायर वुंड होते हैं और उसमें कुछ करंट दे रखा होता है। तो इसका भी फील्ड आपको याद है कि इन करंट कैरिंग लूप की वजह से अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड सब एक जगह एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपके पास यहाँ से घूम के इधर आता है, आपके पास यहाँ से घूम के इधर आता है, ठीक है। ये भी आपके पास घूम रहे होते हैं इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो ये और ये फील्ड बिल्कुल सिमिलर है आपके पास। और भी फील्ड लाइन्स ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी एक पोल आपके पास इधर फील्ड लाइन सेंटर कर रही है तो एक साउथ पोल बनता है, एक आपके पास नॉर्थ पोल बनता है, और अंदर फील्ड साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ आपके पास, ठीक है। डायरेक्शन उल्टी बना दी, साउथ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो ये और ये फील्ड एक जैसा है, तो फील्ड वाइज तो दोनों सेम है। तो आप है ना, फील्ड वाइज अगर दोनों सेम है तो एक बार मैग्नेट को एक सोलेनोइड जैसा मान सकते हैं। मतलब कि आप मान सकते हैं कि एक बार मैग्नेट में ऐसे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिवॉल्व कर रहे होंगे तो वो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे होंगे ऐसे, तो वो एक करंट बना रहे होंगे। जैसा सोलेनोइड में लूप्स में करंट होता है वैसा ही आप समझ सकते हो एक बार मैग्नेट को कि इन्हीं से बनी होगी वो आपके पास। ओके भाई, बार मैग्नेट बहुत सारे करंट लूप से मिलके बनी होगी, तो उसके अंदर करंट आएगा कहाँ से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करके उसके अंदर इस तरीके के करंट बना रहे होंगे बहुत सारे, जैसे आपके पास सोलेनोइड में इस तरीके का करंट है, तभी तो इनका मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा आया है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाइज तो दिख गया एक जैसा है, हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। हमें पता है एक बार मैग्नेट से एक्सियल लाइन पर फील्ड निकालना और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड निकालना, और उसकी वैल्यू भी हमको याद है कितनी होती है। मैं इस सोलेनोइड की वजह से भी एक्सियल या इक्वेटोरियल किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ। अगर दोनों सिमिलर आ गए, एक जैसे आ गए, तो यस, बार मैग्नेट वर्क्स एज ए सोलेनोइड, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड वाइज तो आपने प्रूव कर दिया है इसको, अब मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रूव देता हूँ मैथमेटिकली कि हाँ एक बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। तो लेट्स प्रूव इट्स मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स का यूज करके इसको प्रूव कर रहे हैं। तो क्या देखिए आपके पास इस तरीके से एक बार मैग्नेट रहती थी, नॉर्थ पोल लिख लो, साउथ पोल लिख लो। तो इससे आपके पास किसी आर डिस्टेंस दूरी पर, सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर ये एक्सियल लाइन होती थी। एक्सियल लाइन पर अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे तो ये आपके पास आता था μ0/4π2m/r³ शॉर्ट डाइपोल के लिए।
मैं इधर भी यही चीज़ प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको पता है, वी नो दैट ये होता है। अब मैं क्या लूँगा, एक सोलेनोइड लूँगा, ये आपके लिए सोलेनोइड ले लिया, ठीक है, मैं उतनी ही लेंथ का सोलेनोइड ले रहा हूँ, वहाँ पर 2L लेंथ की लेते थे, मैं उतना ही 2L लेंथ का ही सोलेनोइड ले रहा हूँ, मतलब सेंटर से इधर भी L डिस्टेंस है, इधर भी आपके पास L डिस्टेंस है, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर वही आपके पास करंट कैरिंग वायर होंगे बहुत सारे, ठीक है, पता नहीं कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से जैसे उधर r डिस्टेंस दूरी पर आपने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर क्या निकालने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। और राइट, बात समझ में आई सभी को? यहाँ पर सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर निकाला था, यहाँ पर भी सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर निकाला हूँ, देखेंगे एक जैसा आएगा या नहीं आएगा। एक जैसा आ गया तो ठीक बात है, नहीं आया तो गलत बात है ना, तब भी ठीक है, क्या दिक्कत। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस। तो हम मानते हैं लेट N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड, ठीक है। N क्या है, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, इसकी यूनिट लेंथ निकालूं तो उसमें कितनी बार वायर को लपेटा गया है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, N बोल रहा हूँ, ओके। तो अब आपको यहाँ पर निकालना है, तो भाई एक ही बार में सब की वजह से निकालने की बजाय, आपको फिजिक्स के रूल पता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ के हम स्टडी करते हैं। तो मैं सब की वजह से निकालने की बजाय मैं एक ही एलिमेंट आपके पास कंसीडर कर लेता हूँ, ऐसा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक छोटी सी थिकनेस कंसीडर कर ली, ऐसी ये वाली, ये थिकनेस है, मैंने मान ली dx के बराबर। मैंने क्या करा, एक dx थिकनेस कंसीडर कर ली है, ये ऐसे वायर ही लूप है आपके पास, है ना। ये dx थिकनेस कितनी दूरी पर कंसीडर करी है, मैंने इस O पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पर एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया dx थिकनेस का। वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx at a distance x from center, ठीक है, सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर एक एलिमेंट मान लिया। और ये एलिमेंट दिखेगा कैसा, ऐसा थिकनेस, क्योंकि ये गोल है पूरा पूरा, मैंने ऐसा कंसीडर करा है, तो ये एक रिंग जैसा है, ठीक है, रिंग जिसकी थोड़ी सी थिकनेस है ना, dx थिकनेस है। तो हमको पता है, मैं आपको वही रिंग का रिजल्ट यूज करना पड़ेगा भाई हमको। वी नो दैट जब आपके पास एक रिंग होती थी ऐसी, जिसकी रेडियस होती थी आपके पास a के बराबर, यहाँ पर आपके पास x डिस्टेंस दूरी पर आपको फील्ड निकालना होता था, तो यहाँ पर आपके पास जो फील्ड की वैल्यू आती थी, अगर आपको याद हो तो फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी, 2 म्यू नॉट Ni इंटू में पाई इंटू में रेडियस का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्केयर जमा x स्केयर की पावर 3/2। ये रिंग का फील्ड होता था आपके पास, 2 टाइम्स म्यू नॉट Ni पाई a स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्केयर जमा x स्केयर की पावर 3/2, ठीक है। ये रिंग का फील्ड होता था, याद है? अगर आपको याद नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, वो भी आपको फिर निकालना पड़ेगा। तो ये रिंग का फील्ड हमको पता है कि रिंग की वजह से, रिंग जिसकी रेडियस a है उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर आप इतना फील्ड लिखते थे। यही चीज़ हम इधर यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे। ये भी रिंग है पर dx थिकनेस की है। इसमें याद करो आपके पास जो n होता था नंबर ऑफ टर्न्स होती थी, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी तो यही फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसकी भी तो कुछ रेडियस होगी, तो मैंने मान ली रेडियस इसकी भी a के बराबर है। लेट रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज a। हमने क्या माना, लेट रेडियस ऑफ सोलेनोइड इज a मान लिया, ओके, ठीक है। मेरे को यहाँ से इस पॉइंट पर ये मैंने क्या लिया, एक रिंग ले ली जिसकी थिकनेस है dx। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आएगी बताना भाई। dx में थिकनेस है और हर एक बार यूनिट लेंथ में आपने n नंबर ऑफ टर्न्स लपेट रखी है, तो dx लेंथ में कितनी होगी? आप बोलते हो यूनिट लेंथ में देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मानना ही हमने। तो यहाँ पर कितनी थिकनेस है आपके पास dx, तो dx लेंथ में कितनी टर्न होएगी, n इंटू dx, ठीक है।
n इंटू डी एक्स। भाई यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो dx लेंथ में कितनी होगी भाई n इंटू डी एक्स। तो आपके पास जब नंबर ऑफ टर्न्स यूज करेंगे तो n की जगह n इंटू डी एक्स यूज होएगा आपके पास, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। ठीक है, तो करते हैं, कहाँ पे करें भाई, इसको ऊपर वाले को रब करता हूँ, इसको बाद में दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है, यहीं पे करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम, करते हैं यहाँ से निकालते हैं इस पर फील्ड, वही मेथड वही है आपके पास। यहाँ से एक पॉइंट मिलाया, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, सेंटर तो भाई ये रिंग है यहाँ पे ऐसे बन रही है ना आपके पास, तो इसका सेंटर यहाँ का ही रहेगा। ये रेडियस ए है, जैसे उसमें रेडियस ए होगी, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। वहाँ पे हमने एक्स मानना था, पर क्या यहाँ पर एक्स है, नहीं यहाँ पर एक्स नहीं है। देखो सेंटर से वहाँ तक का है आर, यहाँ से यहाँ तक का है एक्स, तो ये कितना बचा आर माइनस एक्स। दोबारा से सेंटर से, ये देखो ऐसी है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता, ये एक ओ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का है आर डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का है एक्स डिस्टेंस, तो ये कितना बचा आर माइनस एक्स। दोनों को जोड़ो तो आर ही आएगा, है ना। समझ में आया आपके पास। यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो कितना आएगा आर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आर है, इतना एक्स है, तो इतना बचा आर माइनस एक्स। तो इसमें जो x यूज हो रहा था उसकी जगह कौन यूज होएगा, सिर्फ r माइनस एक्स, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज। n को क्या रखेंगे n dx और x को क्या रखेंगे r माइनस एक्स, तो ये यूज करेंगे आपके पास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला, उसमें मैं बस क्या रिप्लेस करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स को तो मैं n dx लिखने जा रहा हूँ, ये दिखाना नहीं है, मैं बस जस्ट आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ। और मैं जो डिस्टेंस उधर जो यूज कर रखा हमने x, उसकी जगह क्या यूज होएगा r माइनस एक्स, r माइनस एक्स जो अभी दिखाया r माइनस एक्स। ठीक है, सुन में आया। तो बस इसको मैं रब कर रहा हूँ अब, और बस कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, रख देते हैं उधर से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो आपका टोटल लिखा हुआ था। फॉर्मूला है आपके पास 2 म्यू नॉट n की जगह क्या लिखेंगे n dx। करंट इसमें भी मान लो आई ही जा रहा है सोलेनोइड के अंदर, एरिया भी इसका पाई ए स्क्वायर ही बनने वाला है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, और आपके पास नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को लिखा आपने आर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपके पास स्मॉल का बना है। पर इस सोलेनोइड के अंदर ऐसी dx वो तो एक रिंग है। ठीक है, ये आपने dx लेंथ की एक रिंग मानी है, ऐसी dx तो बहुत सारी होगी आपके पास, है ना। सोलेनोइड पूरा का पूरा ऐसा है भाई आपके पास, यहाँ सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, l ये डिस्टेंस है, l ये डिस्टेंस है, आपने तो अभी ये एक कॉमन सा मानना है। ठीक है, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पूरे सोलेनोइड की वजह से, ना कि एक एलिमेंट की वजह से। पूरे सोलेनोइड की वजह से निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसी चीज़ को इंटीग्रेशन को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक चलना है, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से मेजर हो रहे हैं। सेंटर के राइट के डिस्टेंस प्लस के रहेंगे, लेफ्ट के डिस्टेंस माइनस के रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं, आप -l से +l तक इंटीग्रेशन, या इधर बोल दो -l से +l तक, मतलब सेंटर से इधर भी l डिस्टेंस दूरी तक और इधर भी l डिस्टेंस दूरी तक, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आने वाली जितनी भी ऐसी रिंग आएगी dx लेंथ की, सबकी वजह से वहाँ पर dB मैग्नेटिक फील्ड लिखो और ऐड कर देंगे। सबकी वजह से डायरेक्शन एक ही रहने वाली है, सबकी वजह से डायरेक्शन एक ही रहने वाली है, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे -l से l तक, लेफ्ट माइनस राइट पॉजिटिव, तो बस जस्ट इंटीग्रेशन करना है। इधर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास देखते हैं 2 म्यू नॉट n i पाई ए स्केयर, ये सब कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए। नीचे आपके पास है 4 पाई, बाहर आ गया, ये बना ए स्केयर जमा का। अच्छा, इस चीज़ को करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि भाई जो सोलेनोइड है, इससे ये जो r डिस्टेंस लिया था ये बहुत लार्ज है भाई। मैग्नेट में भी लार्ज शॉर्ट डाइपोल की वजह से वर्क किया था। हम मान के चल रहे हैं कि जो ये सोलेनोइड है ये शॉर्ट लेंथ का है, तो जो r है ये बहुत बड़ा है आपके पास, r इसकी रेडियस से भी बड़ा है, r इस छोटा सा जो ये x डिस्टेंस मानना है इससे भी बड़ा है। अगर r क्या था, सेंटर से लेकर उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लें। अगर r बहुत बड़ा है तो r के कंपैरिजन में x और a को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्टिंग
ए एंड एक्स, ए एंड एक्स, ए और एक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ए और एक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यही इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, इंटीग्रेशन माइनस एल से एल, इससे आप इससे पहले वाले स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स म्यू नॉट एन डी एक्स आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ए को नेगलेक्ट कर दिया, एक्स को नेगलेक्ट कर दिया, तो बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे बचा सिर्फ आपके पास आर क्यूब। ठीक है, ऐसा बच गया। अब इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी किसके साथ लगा है, एक्स के साथ, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। एक्स जहां पर जिस भी टर्म में एक्स नहीं दिख रहा वो इंटीग्रेशन से बाहर जा सकती है आपके पास, जिसमें एक्स दिख रहा है उसको इंटीग्रेशन से बाहर आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास वेरिएबल होगा फिर आपके पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो मैं इंटीग्रेशन आगे कर रहा हूँ आपके पास उधर जाके तो जिसके पास एक्स नहीं है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, म्यू नोट बाहर आ गया, एन आई बाहर आ गया, पाई ए स्क्वायर आपके पास बाहर आ गया, नीचे आपके पास 4 पाई आर क्यूब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ डी एक्स और लेंथ बची माइनस एल टू एल। ये एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का क्या होगा, एक्स आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो एल प्लस एल, आपके पास 2l और आ गया ऊपर। तो अल्टीमेटली ये अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, जस्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, एक्स माइनस एल से एल, अपर लिमिट एल माइनस लोअर लिमिट एल माइनस एल, तो एल प्लस एल बन गया ना आपके पास, वो किया मैंने। ये बना आपके पास 2 म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब इनटू में 2l, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब देखो आपके पास इसमें क्या करेंगे हम, आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, करंट इनटू एरिया इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स एक लूप के लिए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। ओके, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू करंट तो आई ही है, एरिया क्या होगा रिंग का आपके पास, पाई ए स्क्वायर, है ना। तो करंट दिख गया आई, पाई ए स्क्वायर आपको दिख गया। तो इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की। तो क्या n नंबर ऑफ टर्न्स है, नहीं, n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, n होता था यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, कि भाई आपके पास यूनिट लेंथ में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स होती थी n। अब तो आपने पूरा सोलेनोइड कवर कर लिया, तो पूरे सोलेनोइड में 2l लेंथ है, तो 2l लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होएगी, n इंटू 2l। तो जो n इंटू 2l लिखूंगा मैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स लिखी जाएगी। तो इसमें देखो n 2l करंट और पाई, इन सब को हटा के मैं m से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर बचा, 2 बचा ऊपर, म्यू नोट बचा, बाकी सब को हटा के आपने m लगाया डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। ये वही फील्ड आ गया जो बार मैग्नेट का एक्सियल लाइन पर होता था। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक बार मैग्नेट बिहेव करती है एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, या सोलेनोइड वैसा ही बिहेव करता है जैसे बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वही आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी वही है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आप एक बार मैग्नेट को कंसीडर कर सकते हैं कि ये बहुत सारे करंट कैरिंग सर्कुलर रूप से मिलके बनी है, उसके अंदर एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं कि वो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बनाते होंगे। ठीक है, ये था आपके पास बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, उतार सकते हैं। ओके, इसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा बात और कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। एक बिल्कुल छोटी सी बात, ठीक है, ये है आपके पास गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में गोज लॉ क्या होता था आपके पास, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज, ऐसा ही होता था आपके पास, है ना। ओके, यहाँ पर भी सिमिलर आपके पास गोज थ्योरम की स्टेटमेंट, द क्लोज सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज 0, यहाँ पर 0 आता है बस। ये तो स्टेटमेंट ठीक है कि सरफेस इंटीग्रल आपको लेना है, पर यहाँ पर आंसर 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर आप टोटल चार्ज इनक्लोज लिखते थे। ठीक है, वहाँ पर आपके पास गोज थ्योरम तो आपको याद होगी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपके पास कोई भी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये तो हरदम ही एक डाइपोल रहेगा आपके पास, है ना। डाइपोल को आप अलग नहीं कर सकते, डाइपोल आपके पास हरदम ही रहता है। तो आप यहाँ पर कोई भी क्लोज लूप ले लीजिएगा,
कोई भी क्लोज लूप, जैसे मैं एक क्लोज लूप ऐसा ले लेता हूँ, तो आप बोलेंगे नॉर्थ से फिल लाइन बाहर गई, साउथ में अंदर आ गई, जितनी फिल लाइन्स बाहर निकली उतनी फिल लाइन्स अंदर चली गई आपके पास। तो नेट फील्ड तो कोई क्रॉस ही नहीं किया ना आपके पास, तो जितना फील्ड बाहर गया उतना ही अंदर आ गया, तो फ्लक्स कितना आपके पास 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर आपके पास 0 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो ये होता था, जितनी फील्ड लाइन बाहर जाती है अगर उतनी अंदर आ जाती है किसी क्लोज सरफेस में, तो आप आंसर 0 दे देते थे। इन द सेम वे इधर भी 0 है। अब आप बोलेंगे क्यों क्लोज लूप ऐसा लिया, क्लोज लूप को और छोटा ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज लूप में आप बोलोगे कि दोनों को लेने की क्या जरूरत है, एक को ले लेते हैं, एक को ले लो भाई। आपके पास नॉर्थ से फिल लाइन चली, साउथ में एंटर करी और फिर साउथ से नॉर्थ वापस आ गई, तो जितनी फिल लाइन लूप में इधर एंटर करी है क्लोज सरफेस में उतनी बाहर चलेगी 0। और छोटा कर लो, थोड़ा सा यहाँ कर लो, यहाँ पर भी जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर, और छोटा ले लो, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर। ठीक है, तो हरदम ही ऐसा होएगा, आप कितना भी छोटा लूप ले लो, उस लूप में जितनी फिल लाइन एंटर करेगी उतनी ही बाहर जाएगी। तो ये गोस थ्योरम में जो इधर लिखेंगे आप, ठीक है, देखो मैं इससे रिलेट करता है, एक्चुअली में क्या बनेगा आपके पास, वही इलेक्ट्रो वाले से कंपेयर करो। क्यू को क्या लिखते हो, एम, ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, 1/ε0 को क्या लिखते हो, म्यू नोट, ऐसा लिखते हैं आप, म्यू नोट एम। पर आपको टोटल लिखना है, तो आप बोलोगे इतनी तो बाहर गई फिर इतनी ही अंदर आ गई, तो वो माइनस की लेनी पड़ेगी, तो आपके पास नेट तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, तो नेट तो आपके पास 0 ही होगा, और ये ऐसा हरदम ही होगा, जितनी बाहर जाएगी उतनी ही अंदर आएगी आपके पास। तो एक्चुअली में गोज लो मैग्नेटोस्टैट आपको क्या शो कर रहा है कि एक जो मैग्नेट है उसका एक पोल लेना इम्पॉसिबल है। मैग्नेट में हरदम 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे, क्यों, वरना अगर एक पोल होता तो आप 0 बना ही सकते थे। ठीक है, सॉरी, एक पोल होता तो आपके पास कुछ ना कुछ आता, इधर एक ही वैल्यू रहती, पर एक पोल के साथ दूसरा पोल भी साथ में ही आता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हरदम क्लोज लूप आपके पास बनाती है। गोस लो क्या शो करता है कि आपके पास एक क्लोज लूप में जो आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वे आपके पास अलग नहीं किए जा सकते, ये हरदम पेयर में आते हैं। ठीक है, डाइपोल को आप कितना भी कट कर लीजिए, जैसे आपके पास नॉर्थ है और साउथ है, 2 पोल है, अगर यहाँ से कट कर देते हो तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ, आप इसको एटॉमिक लेवल तक काटते चले जाइए, हरदम नॉर्थ साउथ बनता चले जाएगा, तो डाइपोल्स को अलग नहीं किया जा सकता है, ये गोज लो स्टेट करता है। ठीक है, एक्चुअली में ये चीज़ बता रहा है आपको कि गोज लो क्या बता रहा है आपको कि डाइपोल्स को अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि रिसर्च का विषय है, हम कोशिश कर रहे हैं एक मोनोपोल बनाने की, पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में, एक और डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या था कि वे क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक वाली, वे क्लोज लूप नहीं बनाते थे। वहां पर एक चार्ज मतलब कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, वहां पे डाइपोल भी होता था पॉजिटिव नेगेटिव का, वहां पे अकेला चार्ज भी होता था। यहाँ पर आपके पास उसका कोई भी, यहाँ पर क्या होता था, एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है आपके पास +Q या -Q, यहाँ पर आपके पास अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मोनोपोल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट वाले केस में एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक वाले केस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक मोनोपोल का कोई भी काउंटर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले केस में आपके पास एक मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, यहाँ नहीं करता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड एक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड और एक करंट कैरिंग लूप, एक बार मैग्नेटिक मोमेंट जो उसका था वो निकालना हमने। ये था आपके पास क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ज़्यादातर चीज़ें सिलेबस से हट गई है तो ज़्यादा डिटेल में हम गए नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। उसके बाद बस एक लेक्चर, मतलब बस 2 लेक्चर और हैं और फिर ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।